अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट के मरकज़ी सदर चौधरी इरफ़ान यूसुफ साहब और मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट लाहौर के सदर जनाब अली कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये आज का सेशन ऑर्गेनाइज़ करवाया, जिसके अंदर आपको बोर्ड के हवाले से कि बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, उसके हवाले से कुछ टिप्स जो हैं बुनियादी और क्या तरीके हो सकते हैं कि आप कोविड, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का एक अरसा गुजरा है और तैयारी जितनी हम कर सकें वो आप सबके सामने ही है, लेकिन स्टिल आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। कुछ टिप्स हैं, कुछ गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। जैसे आप लोग इस स्टेज पे हैं, इसी तरह मैं भी इस स्टेज से निकला हूँ। मेरा भी कॉलेज था, किप्स कॉलेज था मेरा, और मैंने भी एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 900 प्लस मार्क्स लिए हुए हैं और 85% मार्क्स हैं। तो इधर आने का मकसद ये है कि जो गाइडलाइंस मैंने सीखी थी और जो प्रैक्टिकली मैंने काम किया हुआ था वो आप लोगों को शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और अपने अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज का जो सेशन है उसका जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्ज़ाम सक्सेसफुली एंड इफ़ेक्टिवली, उसको किस तरह उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो इस हवाले से हम पहले डिस्कशन करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा अली कुरैशी साहब से कि आप स्लाइड्स जो हैं वो आप, जो आज का सेशन है मैं आपसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ कोशिश करूँगा 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर सकूँ। मेजर 5 पॉइंट्स हैं और मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों के साथ कि आप इसको अगर साथ साथ नोट करते जाएं। अगर आप सबके पास नहीं है पेन पेंसिल, कोई मसला नहीं है, बट जो आपके साथ जिनके पास अवेलेबल है वो लिख लें ताकि वो बाद में शेयर कर सकें। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको अभी याद आएगा लेकिन उसके बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये राइट डाउन हुआ होगा या आपके पास पिक्चर में भी होगा तो जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप उसके अंदर प्रिपरेशन जो है वो आसानी से कर सकेंगे। सो पहला पॉइंट जो है वो ये हमने डिस्कस करना है कि जो आपका एफएससी का बोर्ड का एग्ज़ाम होने होगा, इंटरमीडिएट का, एफएससी हो, एफए हो, आईकॉम हो, आईसीएस हो, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। वो बोर्ड का एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके लिए क्यों ये सेशन हमने अरेंज किया। उसके बाद जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पहला पार्ट ये है कि एग्ज़ाम से पहले की क्या तैयारी होनी चाहिए, ड्यूरिंग एग्ज़ाम की आपकी तैयारी होनी चाहिए और एग्ज़ाम के बाद आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो ये 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ, उसके कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और लास्ट पेपर पैटर्न, कैसे आपने पेपर को सॉल्व करना है। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो 20-20, 30-30 हज़ार रुपया देते हैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ में जाके, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं उन बच्चों को बताते, बड़ी सिंपल सी चीज़ और बुनियादी चीज़ होती है। बस ये है कि आपने प्रैक्टिस करना है उसको, तो वही सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं और आपके भी मार्क्स उतने आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट था कि जो आपका एफएससी या इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोगों को घर वालों ने कहा होगा, अब्बा जी ने कहा होगा कि बेटा मैट्रिक का एग्ज़ाम कर लो, आगे आसानी है। अब आप जब एफएससी में आ गए, इंटरमीडिएट में आ गए, तो आपके अब्बा जी ने कहा होगा कि बेटा इंटरमीडिएट कर लो, आगे आसानी है। तो उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में फिर आपके वालिदैन कहेंगे बेटा डिग्री कर लो, आसानी आ जाती है, लेकिन स्टिल आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने एफएससी के एग्ज़ाम के अंदर, आपको अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के, आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, उसके बेस के ऊपर आप कॉलेज आ गए। अब आपने कॉलेज का एग्ज़ाम जब पास करना तो उसके बेस के ऊपर आपने जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यूनिवर्सिटी एक ऐसी दरसगाह है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं कि आपने फ्यूचर में क्या बनना है। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, वो हम अपने आम अल्फाज में कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो ठप्पा है ना, अगर वो अच्छा लग गया ना आपको, तो आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप डिग्री अभी आपकी कंप्लीट हुई नहीं होती, कंपनीज आपको उठा के ले जाती हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको जॉब के लिए हमने रखना है। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप किस यूनिवर्सिटी में जाके आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको एडमिशन मिल रहा है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के ऊपर। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है, अली कुरैशी साहब स्लाइड आगे कर दीजिएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है, पहले तो एडमिशन हो गया आपका, कि एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो
मार्क्स हैं जो कि आपके सीवी पे लिखे जाएंगे। सीवी से मुराद ये है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने चाहते हैं तो आपके पास एक रेज्यूमे होता है, आपका सीवी होता है। आप खुद नहीं जाते बंदे के पास, आपका वो सीवी पेपर जाता है, उसके अंदर लिखा होता है कि इसने कितने मार्क्स लिए हैं, इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसकी क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। जो आपके मार्क्स इस वक्त इंटरमीडिएट में आ गए हैं तो वो आ गए हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं होंगे, वो आपके पास सारी ज़िंदगी आपके पास लगे रहेंगे। तो अगर आप मेहनत करते हैं और आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो फिर आप के वारे नहीं आ रहे हैं। और अगर आपका कोई इशू बन जाता है और अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो वो फिर वो दाग जो है ना वो लगा रहता है। तो इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके लिए है कि ये इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है इसके ऊपर फुली फोकस करें, क्योंकि ये आगे इन फ्यूचर जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, उन बच्चों के लिए जो कि टॉपर्स हैं और वो ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके लिए फ़ायदा ये हो सकता है कि उनको आगे यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देती हैं। आप अगर एक कॉलेज के अंदर जो है वो 30-35 हज़ार रुपया दे रहे हैं और जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 1 लाख से ज़्यादा की होती है। तो 1 लाख रुपया अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप अपने आप को भी फ़ायदा दे सकते हैं और अपने अपने वालिदैन को भी फ़ायदा दे सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका, उसके अंदर ये है कि अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि फुली फंडेड मिल सके, आपको 30% 50% ऑफ मिल सकता है। तो वो फ़ीस जो है वो आपकी कम हो सकती है एज अ स्कॉलरशिप। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। तो बेसिकली मकसद ये था कि आपने मैट्रिक दे दिया तो इसको ये ना समझिएगा कि जैसे हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम कर लिया हम कॉलेज में आ गए हैं तो इसी तरह इसका भी हम इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे और आगे यूनिवर्सिटी में चल जाएंगे। नहीं, इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लें, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है। इसके बाद आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाना है और यूनिवर्सिटी आपके डिफ़ाइन करेगी आपको क्या जॉब मिलती है और आपका फ्यूचर क्या होगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एग्ज़ाम से पहले की क्या तैयारी करनी चाहिए। अब जो आपका अभी टाइम है, अभी आपके पेपर स्टार्ट नहीं हुए, आपकी डेट शीट आएगी, आपके फिर पेपर्स होंगे, तो अभी के टाइम आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए उसके हवाले से कुछ टिप्स और कुछ गाइडलाइंस आपको मैं देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो है कि आपका कोर्स जो है उसको फिनिश करना है आपने। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, जो आपको कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो तो कोशिश करेंगे कि आपको कोर्स जो है वो टाइम के साथ कवर कर सकें और वो बहुत स्पीड अप के साथ आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके अंदर आपका जो मेन रोल है वो ये है कि आपने डेली का डेली काम जो है वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट से मुराद ये, अक्सर अभी बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि यार डेली का डेली काम नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, हमसे नहीं हो सकता। बट एटलीस्ट जो आप लोग पढ़ते हैं उसको लिख लिया करें अपने नोटबुक के ऊपर। मेरी एक जो रूटीन थी वो यही थी कि जब क्लास हो रही होती थी तो मैं नोट डाउन करता जाता। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं लिख रहा हूँ या मैं बाद में आके नहीं पढ़ता था, लेकिन स्टिल मैं लिख लेता था क्योंकि मेरे हाथ से गुजर जाता था। तो जब पेपर आता था तो मुझे पता होता था कि हाँ यार ये टॉपिक हमने पढ़ा था, इसके अंदर ये हेडिंग्स हैं, तो एटलीस्ट लिख लेता है बंदा। तो पहली चीज़ ये कि अपना कोर्स जो है वो मुकम्मल करें। ये ना हो कि आपने कहा कि यार अच्छा 5 चैप्टर हैं, पहले 5 कर लेते हैं, आखिरी 2 छोड़ देते हैं, और कुदरत का कानून ऐसा कि आखिरी 2 में से ही आ जाते हैं सवाल, फिर बंदा बैठा रहता है। तो कोर्स जो है वो अपना आप कंप्लीट रखें। दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि सेपरेट नोट्स बनाएं फार्मूलाज और थ्योरीज के लिए। आप में से एफएससी कौन कौन कर रहे हैं? जो एफएससी कर रहे हैं उनको पता होगा कि यार फिजिक्स के थ्योरीज होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर आपके फार्मूलाज होते हैं, आपके थ्योरम्स होते हैं। तो उसके लिए कोशिश करें जब आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग रजिस्टर बना लें और उसके अंदर वो फार्मूलाज लिखते जाएं। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो चैप्टर 1 आपने लिखे हैं, उसके जितने भी फार्मूलाज हैं जो आपके समरी में लिखे होते हैं चैप्टर के बाद, वो आप नोट डाउन करते रहें। इसी तरह जो आपकी केमिस्ट्री है, इसी तरह आपके मैथमेटिक्स हैं, उसके जो फार्मूलाज हैं, उसकी जो थ्योरम्स हैं या थ्योरीज जो भी हैं, उनको अलग नोट करते जाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको गो थ्रू नहीं करना पड़ेगी पूरी बुक। आपने अपना रजिस्टर खोलना है, चैप्टर वाइज आपके पास वो मेन पॉइंट्स लिखे होंगे, वो मेन फार्मूलाज होंगे, जस्ट गो थ्रू आपने करना है उसको और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये दूसरी टिप है जिसके ऊपर आप अभी वक्त काम कर सकते हैं। अभी आपके पास वक्त है, जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर से जो आपको थ्योरीज, जो फार्मूलाज आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको जो है आप साथ नोट करते जाएं। तीसरी चीज़ फिर उन्हीं लोगों के लिए जो ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी किताबों के ऊपर लिखी होती हैं, एग्जाम्पल्स जो अक्सर लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि
जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी मरतबा बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो टीचर ने बताया होता है, तो एग्जाम्पल को वो निगलेक्ट कर देते हैं, और जो पेपर बना रहा होता है उसके पास ये एक पत्ता होता है जो खेलता है वो एग्जाम्पल्स डाल देता है। वो जस्टिफाई ये करता है कि बुक के अंदर एग्जाम्पल है, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए था, और हम लोग इग्नोर करते हैं। तो मेन चीज़ जो है, तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल्स जो हैं आपको बताई जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बाकी जितने भी आपके पास इंग्लिश के अगर लेते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, जो आपको डू यू नो इस तरह करके कुछ हेडिंग्स बनी होती हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लाजमी याद किया करें, पढ़ा किया करें। चौथा पॉइंट जो है वो है पास पेपर्स। ये एक हैक है, हैक समझ लें, मतलब पबजी आप लोग खेलते होंगे, ठीक है, एक न्यूबी होता है और दूसरा होता है हैकर। तो आपने जब बोर्ड का एग्ज़ाम करना है तो उससे पहले आप पास पेपर्स अगर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं हैकर। फ़ायदा क्या होता है आपको, पास पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं वही दोबारा आपके पेपर्स के अंदर आते हैं। तकरीबन पिछले 5 साल के पेपर्स आप ले लें, कोई भी नोट्स ले लें, या आप उर्दू बाज़ार चले जाएँ, टाउनशिप चले जाएँ, वहाँ पे आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के आपने लेने हो। सिर्फ उसके अंदर से ये करें कि जिस चैप्टर को आपने याद किया, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 याद किया आपने फिजिक्स का, तो पास पेपर खोलें पिछले 5 साल के, उसके अंदर से देखें चैप्टर 7 के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको पकड़ के याद कर लें। आपका 70 to 60% जो है वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होते हैं और वही टीचर ने पूछने होते हैं। तो आपके पास ये एक ट्रिक है, आपके पास ये एक है कि अगर आप अपने पास पेपर्स को कर लेते हैं तो आपका 60% पेपर जो है वो तैयारी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा जो है वो आपकी हैंड राइटिंग और स्पीड जो है उसको इम्प्रूव करना होगा। हैंड राइटिंग मेरी भी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन स्पीड जो है वो आपकी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके पास होते हैं सिर्फ 3 घंटे, जो कि अब जो है मेरे ख्याल से वो भी कम कर देंगे, क्योंकि आपका में भी शायद सुनने में अभी कंफर्म नहीं है, अदरवाइज़ आपके पास नॉर्मली 3 घंटे होते हैं जिसके अंदर आपने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है। तो 3 घंटे के अंदर आप जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं वो आपने लिखना होता है। लेकिन स्टिल होता क्या है, पेपर आते आते टाइम गुजर जाता है, पेपर को पढ़ते पढ़ते टाइम गुजर जाता है, पेन नहीं मिल रहा होता, टाइम गुजर जाता है, आपको इन्विजिलेटर ने उठा लिया कि बेटा खड़े हो जाओ, कोई एक इशू आ गया, आपका दोस्त नहीं आपको मिल रहा, कोई बात नहीं हो रही, टाइम इसमें आपका ज़ाया हो जाता है। कहने को 3 घंटे बहुत हैं, लेकिन वो ऐसे गुजरते हैं, पता नहीं चलता। तो स्पीड आपकी बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अपने 3 घंटे के अंदर अपना पेपर जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो अपनी जो स्पीड है और हैंड राइटिंग है उसको इम्प्रूव करें। कैसे करें हैदर भाई, समझ नहीं आती, आप खताती सीखें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जो याद कर रहे हैं उसको लिखना शुरू कर लें। बेशक आप याद ना करें, देख के लिखना शुरू कर दें। 3 दफ़ा लिखेंगे ना एक क्वेश्चन को, चौथी बार आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई होगी। जो आप 10 मिनट में एक सवाल लिख रहे हैं वो 5 मिनट में आप लिख लेंगे। टिप है कि ये हवाई फायर नहीं छोड़ रहा मैं, ऐसा होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी एक तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरा आपका हैंड राइटिंग मज़ीद इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये जो सेकंड लास्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये डेवलप करनी पड़ेगी आपको। आपने कितने टाइम के अंदर अपना एक सवाल कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उसके अंदर आपको खुलासा आ जाता है, मजमून आ जाता है, लेटर आ जाते हैं, तो वो कितने टाइम के अंदर आपने कंप्लीट करना है। अब बच्चे होते हैं उनको ऐसे आता होता है, तुक्का लग जाता है उनका कि जो ऐसे याद किया उन्होंने वही आ गया ऐसे, वो कहते हैं ले अभी दबा के लिखना है, तो वो तकरीबन आधा घंटा उस ऐसे में लगा देते हैं। बाकी जो होता है 2 घंटे उसके अंदर वो पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता उनका, फिर वो कहते हैं ये पेपर रह गया, टाइम बहुत कम था। ऐसा नहीं है, आपने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल की जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। जिस क्वेश्चन को जितना टाइम देना है उतना ही टाइम देना है। ये नहीं है कि एक आपने क्वेश्चन को जो आता है उसको फुल टाइम दे दिया और जो नहीं आता उसको थोड़ा सा टाइम दिया है, बाकी जो आते थे सवाल उसको आपने टाइम दिया नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। ये आपके सेकंड लास्ट थी। लास्ट टूल बॉक्स, कोई आइडिया है टूल बॉक्स से मुराद क्या होगा? ज्योमेट्री, आपकी चीज़ें, आपका पेन, आपका मार्कर, वो हमारी स्टूडेंट्स की रवायात हैं। हम अपना पेन अपने पास नहीं रखते, हम साथ वाले को कहते हैं कि यार पेन दे दी, वो भी सखी होता है, वो भी पेन निकाल के दे देते हैं, उसके पास पता नहीं कहाँ से आता है 2 पेन। खैर, तो जब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो एटलीस्ट आपका टूल बॉक्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो कहते हैं जंग पे जाएँ तो बंदे के पास हथियार हो,
अब तैयार नहीं है तो आप अगले से मांग रहे हो, तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। तो आपके टूल बॉक्स के अंदर मेजर चीज़ें क्या आती हैं, आपके पास इंक पेन होना चाहिए ब्लू, और रिकमेंड में ये करूँगा कि 2 रख लिया करें। 15-30 रुपये का एक और पेन आ जाता है, वो ले लें, 2 अपने पास पेन रख लें। उसके अलावा आपके पास ब्लू डॉलर का मार्कर होना चाहिए, और साथ कट निब मार्कर प्रेफरेबल किया जाता है हेडिंग्स लिखने के लिए। वो आगे बात करूँगा मैं, हेडिंग्स क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो कट निब मार्कर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक स्केल जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, वो होना चाहिए। वो आप उसका छोटा रख लें या बड़ा रख लें, जैसे आपको ईजी लगे, वो स्केल होना चाहिए। और साथ आपके पास एक लेड पेंसिल होनी चाहिए, और साथ रेज़र होना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है। तो क्वेश्चन पेपर कौन सा हमने करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, उसके लिए आप थोड़ा सा निशान लगा सकते हैं, और उसके बाद में आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहता है। टूल बॉक्स आपका क्लियर हो गया। अब आप आ जाएँ कि एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम आपका पेपर है। अब ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है वो आपके क्या टिप्स होने चाहिए। पहली चीज़ जो है वही तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है तो उसको एक दफ़ा थोरोली पढ़ लें। ये नहीं है कि अपना नाम लिखा है आपने और उसके बाद आप बैठ गए हैं, या पहला क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं उसको देख रहे हैं कि यार ये आता है या नहीं आता। नहीं, क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, उसका नाम रोल नंबर लिखा आपने, और उसके बाद पूरे पेपर को एक दफ़ा आपने पढ़ना है। और पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि आधा घंटा लगा दें आपके, यार चलो आज क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन पेपर को एक गो थ्रू करना है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जो पहले 15 मिनट है ना, वो बहुत ख़ास होते हैं। पहले 15 मिनट की गेम होती है, जो उसके अंदर निकल गया वो पेपर दस्ती सॉल्व कर लेगा। जो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट कर लेता है, आधा घंटा लगा देता है, घंटा लगा देता है, आपका टाइम लूज़ हो जाता है। तो पहले 15 मिनट के अंदर आपने करना क्या होता है, आपके पास पेपर आता है क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर सेक्शंस बने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के आगे फिर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसी तरह अगर आप इंग्लिश की बात करें तो वो अलग क्वेश्चन होते हैं, उर्दू की बात करें तो अलग क्वेश्चन होते हैं। तो आपने पहले 15 मिनट के अंदर ये करना है कि प्रायोरिटाइज करना है कि यार कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूँगा। 3 कैटेगरीज होती हैं कि ये मुझे आता है, ये मुझे थोड़ा आता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो ये आप अपने ज़हन में रख लें कि यार ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, ये वाले मैंने पहले करने हैं, ये मुझे थोड़े थोड़े आते हैं, इनको मैंने बाद में करना, और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, इसको मैं बाद में, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर सोच के क्वेश्चन करूँगा। तो ये पहले 15 मिनट की गेम होती है जो आप करते हैं, उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाता है, फिर आप सवाल लिखना शुरू करते हैं, आपका कहीं टाइम वेस्ट नहीं होता, और आप अपने 3 घंटे जो है वो मुकम्मल सक्सेसफुली यूटिलाइज कर लेते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है कि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो टफ आते हैं। अब जो एग्जामिनर होता है वो बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलता है। इधर खेलता कैसे है कि कुछ क्वेश्चन तो वो देता है बड़े आसान, कि जो बच्चे बिल्कुल नील हैं वो एटलीस्ट पास हो जाएं। कुछ क्वेश्चन वो इतने आसान दे देता है, कुछ वो देता है दरमियाने, कि जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन कर सकें, और कुछ वो देता है थोड़ा सा ट्रिकी, कि जिन लोगों ने मेहनत की है ना सही मानों में, वो उसको सॉल्व कर सकें सिर्फ, और उनको मार्क्स मिले और वो पोजीशन आगे हासिल कर सकें। तो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्वियसली आएंगे, और आपका दिमाग उसके अंदर ना जाके घूमेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं था, टीचर ने बात ही नहीं की। हालांकि वो बात की होती है, बस उसका अंदाज उसने चेंज किया होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो उसके ऊपर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। ट्रिक क्या होती है एग्जामिनर की, वो आपको टफ इस वजह से देता है कि आप बच्चे का जो टाइम है वो निकल जाए थोड़ा सा, और आपको फिर आगे जाके मुश्किल हो। तो जो टफ क्वेश्चन आता है उसको आपने एक दफ़ा देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद इग्नोर करना है। उसके ऊपर सड़ पकड़ के नहीं बैठ जाना था कि यार ये सवाल तो आता ही नहीं है, ये मैं किससे पूछूं, तो कि इसका कोई बंदोबस्त करना है। नहीं, जो आपको सवाल आते हैं उनको आप पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको लिखेंगे, उसके बाद जो टफ है उसको बाद में आप देखेंगे। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो ये है कि आपने पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसको फॉलो करना है। पेपर पैटर्न से मुराद ये है कि अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शन हैं, तो आप कहते हैं मैं पहला सेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा सेक्शन कर लूँगा शॉर्ट क्वेश्चन का। नहीं, जो आपको एक पैटर्न मिला हुआ है, जिस हिसाब से पेपर आपके पास आया हुआ क्वेश्चन पेपर, उस हिसाब से क्वेश्चन करें आप। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2, सेक्शन 3 शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लीट, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आप आएँ, उसको आप कंप्लीट करें। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास ए बी पार्ट आता है, तो ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, उनको मिला के लिख दिया कि एग्जामिनर को क्या पता चलना है। नहीं, उनको पता चल जाता है, वो बड़े पावे होते हैं, वो काफ़ी सालों से बैठे पेपर ही चेक कर रहे होते हैं।
तो वो ये नहीं है कि आप सोचेंगे यार मैं ज़रा उस्तादी लगा लूँगा तो उनको नहीं समझ में आएगी, नहीं, उनको समझ में आ जाती है। तो जो आपका पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक जो है वो आपने अपना पेपर सॉल्व करना है, अपना अटैम्प्ट करना है। और दूसरी बात जो है पेपर प्रेजेंटेशन, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आपका जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो एकेडमीज़ हैं वो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं और वो बच्चे जो हैं वो वाकई मार्क्स भी ले लेते हैं। तो उनको क्या वो सिखाते हैं, उनको दो चीज़ें सिखाते हैं। पहली चीज़ तो ये सिखाते हैं कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना, उसकी प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स क्या डालनी है, सब हेडिंग्स क्या डालनी है आपने, उसको लिखना कैसे है, मार्कर का कहाँ इस्तेमाल करना है, पेपर की शेप कैसी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं, वो उनका टेस्ट पे टेस्ट लेते हैं। इतने टेस्ट लेते हैं वो कि वो बच्चा चीटिंग कर करके याद करके होता है। एक सवाल है उसको नहीं आता, उसने चीटिंग की, दूसरी दफ़ा फिर वही सवाल आया उसने चीटिंग की, तीसरी दफ़ा उसको वैसे ही याद हो गया। तो ये उनकी एक ट्रिक होती है। लेकिन ये सिर्फ दो चीज़ें करवाते हैं एकेडमिक्स वाले, जो कि आप लोग घर बैठे खुद कर सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर क्या चीज़ आती है, आप जब पेपर करते हैं तो आपका पहला सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके एमसीक्यूज होते हैं, वो कंप्लीट हो गए होते हैं आपके। दूसरी चीज़ आती है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप जब आप कर रहे हो तो उसके अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत मैटर करती हैं। अब इसका एग्जांपल जो है सैम्पल पेपर में आपको एंड पे दिखाऊंगा कैसे लिखे जाते हैं। बच्चे इतने टैलेंटेड हो चुके हुए हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस के कि आपकी सोच है, आप कहेंगे कि यार ये मजाक है, ये इस तरह नहीं हो सकता, इतना खूबसूरत पेपर हो ही नहीं सकता, इसके लिए 5-6 घंटे चाहिए। लेकिन नहीं, बच्चे 3-3 घंटों के अंदर हर एक सवाल के अंदर 3-3, 4-4 हेडिंग्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन की। न्यूटन क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन करें न्यूटन क्या है, तो आप उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, उसका फार्मूला लिखते हैं। इस सब के साथ साथ आप हेडिंग्स देते हैं। हेडिंग्स का आपको फ़ायदा क्या होता है कि जब एग्जामिनर चेक करता है आपका पेपर, तो उसके पास होते हैं दिन के कोई 300-400 पेपर, उसने एक एक करके ऐसे पढ़ना नहीं होता उसको। तो अगर आपने हेडिंग दी होगी तो उसको सामने नज़र आ जाएगा जब वो सफ़ा खोलेगा, अच्छा यार ये न्यूटन है, इसके अंदर इसने यूनिट भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फार्मूला भी लिखा हुआ है। वो आपको आराम से 2 मार्क्स देगा। जिसने हेडिंग्स नहीं दी हुई वो उसको फिर देख लेगा, पढ़ने बैठ जाएगा, यहाँ पे उसको सिर्फ 1 मार्क्स दे के आगे निकल जाएगा। तो अगर आपने, अब देखें आपने एक क्वेश्चन है याद किया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है सही टका के, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन की डेफिनेशन याद की हुई है, लेकिन आपको मार्क्स फिर 1 मिले, तो फिर तो मज़े की बात नहीं है। तो जब आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने से, तो आप पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्किंग कर लेनी चाहिए आपको। मज़ीद जो है डिटेल में मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा इसको। उसके बाद जो पॉइंट है नीट एंड क्लीन, रिमूवर आपको अलाउ नहीं है। और कोशिश किया करें जब आप लिख रहे हो तो वो जो होता है ना, उसको रिमूव कर रहे होते हैं या काट रहे होते हैं हम अल्फाज को, उससे पेपर इंप्रेशन जो है वो बैठ जाता है। और जो आपका एग्जामिनर है वो आपके इसके ऊपर मार्क्स ना चाहते हुए भी डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये तो काट ही जा रहा है। दूसरा क्या होता है, हम लोग चीटिंग कर रहे होते हैं अक्सर। न्यूमेरिकल का आंसर निकला 10 और अगले बंदे ने 9 लिख लिया, ओए होए ये क्या हुआ, काटा 9 लिख लिया। नहीं, ऐसे ना करें, काटने वाला सीन जो है वो ना करें। आप कोशिश करें जो आप लिखें सोच समझ के लिखें, अच्छा लिखें और स्पीड में लिखें। ये ना हो कि बड़ा आप सोचते रह जाएं और बड़ा आराम आराम से लिख रहे हो कि अदर भाई ने कहा था बड़ा प्यारा लिखना। नहीं, स्पीड को आपने बरकरार रखना है और कोशिश करनी है आपका पेपर जो है वो नीट रहे। आप जब स्केल से लाइन लगाते हैं या मार्कर यूज़ कर रहे हो तो वो लाइंस जो हैं वो ना लगी हुई हो, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें, क्योंकि पेपर जो है वही आपका शनाख्ती कार्ड है जो कि उस बंदे के पास जा रहा है, एग्जामिनर के पास। आप तो खुद जा नहीं रहे ना, आपकी तस्वीर जा रही है, आप जितने मर्जी कटिंग शटिंग करवा के बैठे हो उसको नहीं पता। उसको पेपर से उसने जज करना कि यार ये बच्चा कितना पढ़ने वाला है। उसके बाद जो है इंश्योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसकी बात कर लिया। हाँ, कीप एन आई ऑन वॉच, आपके पास घर ही कोशिश करें हो पेपर के दौरान। एग्जामिनर से आप पूछते रहेंगे, वो 1 दफ़ा बताएगा, 2 दफ़ा बताएगा, तीसरी दफ़ा वो आपको कुछ सुना देगा कि बेटा खुद ले आया करो घड़ी। तो घड़ी कोशिश करें आपके पास हो ताकि आपको पता हो कि यार 3 घंटे जो हैं वो कैसे गुजर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड ही आपके इस पर करता है कि आपके पास वॉच हो। तो वेस्ट वॉच जो है वो कोशिश करें कोई भी ले लें, और जब पेपर देने जाएँ तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ऑलवेज कंप्लीट योर पेपर, ये एक गुर की बात है, पेपर लाजमी मुकम्मल करके आना। आपको आता है नहीं आता, पेपर कर देना है आपने। अब ये नहीं है कि पेपर अब सवाल आया वही दोबारा से व्हाट इज़ न्यूटन, तो आप कोई हनी सिंह का गाना लिखें, नहीं, ये सीन नहीं है। पहले ज़मानों में चल जाता था उर्दू के पेपरों में, आप अशार लिख लेते थे, लेकिन स्टिल अब ये ऐसा नहीं होता। ठीक है,
अब इससे मुराद क्या कि अपना पेपर कंप्लीट करना है आपने। आपका एक सेक्शन है जिसमें से आपने 7 क्वेश्चन करने हैं, आपने 5 कर लिए, 2 आपको नहीं आते, तो एटलीस्ट उसकी हेडिंग दे दें और जो आपको समझ में आता है ना वो लिख लें। आप हेडिंग दे के कुछ ना कुछ लिख लें ताकि आपको पता है मार्क्स तो मिलने नहीं, लेकिन क्या पता आपका जो एग्जामिनर है वो कुछ ना कुछ आपको रायत कर दे, आपको मार्क्स दे दे। तो पेपर जो है वो लाजमी अपना कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि यार ये क्वेश्चन आता नहीं है तो छोड़ो, बाहर वो अब्दुल्ला इंतज़ार कर रहा है, खोके पे चलते हैं, नहीं, ये सीन नहीं है। थोड़ी देर ये 3 घंटे हैं, बड़ी कोफ्त होती है, मुझे पता है, मैंने भी पेपर दिया है, 3 घंटे होते हैं, बड़ी कोफ्त होती है, लेकिन स्टिल बर्दाश्त कर लिया करो। पेपर दे लो, पेपर के बाद फिर खोका ये सामने माल्टा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट रिवाइज योर पेपर। मेरे ख्याल से कोई 2 या 3% इतने बच्चे रह जाते हैं जो कि रिवाइज कर पाते हैं अपने पेपर को। आपका जो पेपर जब आप कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आपका एक तो ये होता है कि टाइम मैनेज हो जाए, 3 घंटे आपके पास हो जाए। फिर उसके बाद कोशिश करें कि यार 1-2 मिनट जो आपके पास आ गए ना, ये चेक कर लें कि क्वेश्चन मुकम्मल मैंने किए हैं या नहीं किए, पूरे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं, पूरे लॉन्ग कर लिए, कोई रह तो नहीं गया, कोई इशू तो नहीं आ गया हुआ। तो ये एक जो है ना अपनी आदत बना लें। रिवाइज जो है वो आपने पेपर लाजमी करना है। अली ग्रेशि साहब आगे कीजिए। अब आपका पेपर हो गया ख़त्म, पहला पेपर था, पहला पेपर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मोस्टली क्या होता है उसके बाद ये गए बाहर खोके पे, अब वो डिस्कशन हो रही है, यार तूने सवाल क्या किया था, नहीं इसका आंसर तो 10 था, और नहीं इसका तो 2.3 था। डिस्कशन होती है, ऐसे होता है, इससे अवॉइड कर लिएगा। पहली चीज़ ये है कि मोटिवेट रहना। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क़यामत नहीं आ गई, ठीक है। आपके पास स्टिल 5 पेपर हैं, 3 पेपर आपके पास मज़ीद हैं, 2 पेपर आपके पास मज़ीद हैं, उसके अंदर आप पिछले वाले की कसर निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ मोटिवेट रहना है, चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। अपना मोटिवेशन लेवल जो है वो आपने डिक्रीज़ नहीं होने देना। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें पेपर देने के बाद घर चले जाएं और रेस्ट कर लें, स्ट्रिंग रात को पी लेंगे हम, ठीक है। पहले घर पहुँचें, घर पहुंचकर जो आपके पास टाइम मिलता है उसको रेस्ट करें, और उसके बाद जो आपके पास टाइम है उसके अंदर आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। और तीसरी बात वही है कि नेवर वेस्ट योर टाइम इन डिस्कसिंग प्रीवियस पेपर। जो आपने पिछला पेपर कर लिया उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, अगले ने क्वेश्चन का आंसर दिया है नहीं दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो पेपर सबमिट हो गया हुआ है, वो चला गया तिजोरी में बैंक की, अब नहीं निकल सकता वो। और लास्ट जो है वो यही है कि आपने स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट पेपर की। अली क्रेशि सब आगे कीजिएगा। पेपर पैटर्न थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स है जो अगर आप नोट कर लें साथ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मार्जिन लाइन आई थिंक सो कि अलाउ होती है आपको या नहीं होती, होती है, तो मार्जिन लाइन जो है वो आप ब्लू मार्कर से लाजमी लगा लिया करें, ठीक है, पेपर्स के ऊपर, एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो मार्कर को यूज़ करें इंपॉर्टेंट आइटम्स को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका ऐसा यूनिट है या फार्मूला है तो उसको वैसे ही आप मार्कर के साथ लिख लें बिला वजह। आप कहेंगे पेन के साथ भी लिखा जाता है, मार्कर से लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप मार्कर से लिख लेंगे आपको मार्क्स 1 के बजाय 2 मिल जाएंगे। ये वही दोबारा से है कि आप मार्क्स कैसे ले सकते हैं, वो यही है कि पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी स्पेसिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल आपने साथ ही घुसाया हुआ है। एक सवाल जब आपने कंप्लीट किया तो कोशिश करें उसके नीचे वाली लाइन के ऊपर मार्कर से एक छोटी सी लाइन लगा दें कि यार ये सवाल इधर ख़त्म हो रहा है, ताकि एग्जामिनर को जितना आप इजी करेंगे वो आपको उतने खुले नंबर देगा। एग्जामिनर को तंग करेंगे या वो पहले ऑलरेडी इतना गर्म होगा, वो आपके मार्क्स बिला वजह काटेगा और आप उसको कुछ कह नहीं सकते। आपको नहीं पता वो किस शहर में बैठा हुआ है, कौन से स्कूल का कौन से कॉलेज का बंदा है, वो डायरेक्ट जो है वो आपके मार्क्स जो है वो काट देगा। तो कोशिश करें कि जो आपके क्वेश्चन हैं उनके अंदर स्पेसिंग लाजमी दें। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि अपने जो आंसर है वही हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं, जो मैंने पहले बात की कि किसी भी क्वेश्चन का जो हेडिंग है सब हेडिंग वो लाजमी इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है अपने क्वेश्चन के अंदर जो है वो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रॉपर स्पेसिंग लाजमी दीजिएगा। जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको लाजमी 1 या 2 सफ़े तक ले जाएं ताकि आपको 5 में से 3-4 मार्क्स मिल जाएं। लेंथ के मार्क्स होते हैं तो कोशिश करें कि आपको लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाए, आपका जो पेपर आपको जितनी शीट्स मिली हुई हैं वो कंप्लीट हो सकें।
मार्क्स कितने मिलते हैं ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन अभी स्टिल आपने कोशिश ये करनी है जब आप पेपर कर रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके मुताबिक आपने लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हाफ पेज लिख लें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके लिए एटलीस्ट 3 या 4 पेज आप लेके जाएं। उसके बाद लास्ट जो है वो आपके पास शीट्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, आपको ज़्यादा नहीं मिलती। तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप इतना ज़्यादा भी ना लिख लें कि आपका क्वेश्चन पेपर ही रह जाए, आपके क्वेश्चन रह जाएँ, तो कोशिश करें जितनी आपको शीट्स दी हुई है उसके अंदर ही आपने कंप्लीट करना है। लास्ट में कुछ आपको मैं दिखाऊंगा आप सैम्पल, जो ये पेपर है तो ये स्टूडेंट ने ही कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, ये पेपर जो है ना ये 3 घंटे में कंप्लीट हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर सीन क्या किया हुआ उसने, सब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है, पार्ट 1 लिखा हुआ है जिसका बता रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 है अगर शॉर्ट क्वेश्चन तो उसके नंबर डाल के उसके बाद हेडिंग दी है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ के बाद उसने बुलेट बना के आंसर लिखा हुआ है। अब ये सिंपल करके वो एक डब्बा बना के भी लिख सकती थी, लेकिन नहीं लिखा, उसने पॉइंट्स के सूरत में लिखा है ताकि ईजी हो सके। उसके बाद जो है अब उसने मार्कर का इस्तेमाल कहाँ पे किया हुआ है, मैथमेटिक जब लिखा हुआ है मैथमेटिकली या फार्मूला जो लिखा हुआ है वो भी मार्कर से लिखा हुआ है। अगर दूसरी पेज पे देखें तो आपको वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी उसकी कैलकुलेशन जो है वो मार्कर से लिखी हुई बोल्ड करके, ताकि जब एग्जामिनर के पास जाए तो उसके लिए ईजी हो पढ़ना। वही बात, अगर जितना आप एग्जामिनर को ईज करेंगे उतने मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। सर आगे कीजिएगा। ये कुछ डायग्राम्स हैं। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है। डायग्राम की कोशिश कर लें, आप बना लिया करें, कोई इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर डायग्राम आप बना लेते हैं आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अच्छे। एक इम्प्रेशन ही होता है जो अगर आपने शुरू में डाल दिया अपने एग्जामर के ऊपर कि यार ये बच्चा पढ़ने वाला है, वो आपको आगे मार्क्स जो है वो खुले दे देगा, अच्छे दे देगा। शुरू में अगर आपने इम्प्रेशन अपना लूज़ कर लिया तो फिर मार्क्स लेना जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये उर्दू की राइटिंग है, ठीक है, तो उर्दू की हैंड राइटिंग अपनी अच्छी कर लें, नहीं हो सकती लेकिन एटलीस्ट जो है ना अपनी हेडिंग्स जो हैं वो लाजमी डालें। ये हेडिंग्स का इस्तेमाल है, ये वो गुर है जिसकी वजह से बच्चे ना 500 में 550 में से 500 मार्क्स ले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो 85-90 मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, 2 + 2 4 ही होता है, लेकिन 4 को आप जितना खूबसूरत करके लिखेंगे उतने मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली मेन चीज़ है। ये मार्क्स आपको, वो लॉन्ग क्वेश्चन है उसने लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल कंप्लीट किया हुआ है, उसको 7 मिलियन डायरेक्ट, उसकी कोई किसी ने गलती नहीं निकाली। उसने सिर्फ ये देखा कि अच्छा उसने डब्बे में आंसर लिखा हुआ है 16 किलोवाट, दैट्स इट। उसने न्यूमेरिकल का फार्मूला लिखा हुआ है, क्या फाइंड करना है, नंबर उसको दे दिए, सिंपल। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने अपना काम किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ, उसको सिर्फ आपने जो उसका है ना डेकोरेशन थोड़ी सी करनी है, प्रेजेंट उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसके लिए इजी हो सके चेक करना। नेक्स्ट वही लॉन्ग क्वेश्चन, ये अब वो पहले न्यूमेरिकल था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके डायग्राम बनाई हुई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।